नेगेटिविटी, नकारात्मकता और इस तरह की जो ऊर्जा से हम घिरे रहते हैं अपने परिवार, समाज, मोहल्ला, पड़ोस, देश, दुनिया विदेश, तो उन चीजों के लिए बड़ा जरूरी है कि हम साथ मिलकर के कुछ बात करें, कुछ अच्छी बातें करें, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बात करें, ये बड़ा आवश्यक है। गाइस 4-5 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर का करेंगे और उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सब लोग गाइस अब अपने दिमाग को यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, पेन और पेपर आप निकाल लीजिए और इसका आंसर आप बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। 2, 10, 30, 68 एक्स, क्या होगा आंसर बताइए। ऑप्शन भी गिवन है, 2, 10, 30, 68 एक्स, क्या होगा आंसर। दो और 10 में मैं बताऊं? नहीं आ रहा आपको, मैं बताऊं कैसे होगा। गाइज 1 का क्यूब प्लस 1 कितना होता है, कोई बता सकते हैं? 1 का क्यूब कितना होता है गाइज? 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होता है? 1 होता है। देखो हाँ, मैं समझा रहा हूँ, कॉपी में लिखते जाइए, मैं समझा रहा हूँ, कॉपी में लिखते जाइए। 2 देखो कैसे आया, 1 का क्यूब प्लस 1, यानी 1 का क्यूब माने 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1 का क्यूब मतलब 1 प्लस 1 2 हो गया। आगे बढ़िए, 10 को देखिए, 1 के बाद गाइज आप 2 का क्यूब करिए। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 प्लस 2, यानी 2 का क्यूब प्लस 2 कितना हुआ? 10 हुआ। तीसरे में आइए, 3 का क्यूब करिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 का क्यूब प्लस 3 30 हो गया। आगे आइए, 4 का क्यूब करिए, बताइए 4 का क्यूब क्या होता है? 4 का क्यूब 64 होगा सर। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और प्लस जितना का क्यूब कर रहे हो उतना को जोड़ते भी जाइए, कॉपी पे लिखते जाना। तो 4 का क्यूब प्लस 4 68 हो गया। तो अगला क्या होगा? 5 का क्यूब प्लस 5, हाँ 5 का क्यूब करिए, 25, 125 प्लस 130। इज इट क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला वाला 1 का क्यूब प्लस 1, दूसरा वाला 2 का क्यूब प्लस 2, तीसरा वाला 3 का क्यूब प्लस 3, चौथा वाला 4 का क्यूब प्लस 4, पांचवा वाला 5 का क्यूब प्लस 5। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कल ही पढ़ाया है क्लास में, सब लोग बताएंगे। यहाँ पे गाइस 2 प्रोपोजिशंस दिया हुआ है, लास्ट ईयर ही पूछा गया ये क्वेश्चन। पहला है कि सभी दार्शनिक भ्रमशील होते हैं, यानी ऑल फिलोसफर्स आर फैलिबल, भ्रम पैदा करने वाले। सोक्रेटिस इज नॉट फैलिबल, यानी सुकरात भ्रमशील नहीं थे। भ्रम मतलब डाउट और उस तरह से भ्रम पैदा करना। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स है गाइस, आपको ये बताना है कि इसके बीच का रिलेशन क्या कॉन्ट्रेरी है, क्या कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्या सब अल्टरनेशन है, क्या सब कॉन्ट्रेरी है। आप सब लोग कल ही यानी लास्ट क्लास में पढ़ेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी यानी गाइस ऑल और सम नॉट, ऑल और सम नॉट में आएगा। ऑल और सम नॉट, ऑप्शन बी। सभी लोग बताएं। ऑल तो सबको पता ही है, ए टाइप स्टेटमेंट। और सुकरात भ्रमशील नहीं है, यानी सुकरात के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे सुकरात क्या है? सम नॉट में आएगा ना, क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष के, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, पर्टिकुलर के बारे में, तो सुकरात एक पर्टिकुलर, तो सम नॉट वाला। तो ऑल और सम नॉट किसमें होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी। डायग्राम बनाए है ना सब लोग? ए ओ टाइप। हाँ ए और ओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कॉन्ट्राडिक्टरी। नेक्स्ट ये भी पढ़े हैं आप लोग, बताइए अभी। महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, ये किस तरह का स्टेटमेंट है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, या बोथ 1 and 2, या नाइदर 1 और 2? क्या होगा? महात्मा गांधी यूनिवर्सल अफर्मेटिव। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि गाइस महात्मा गांधी को अगर मेरे लिए राष्ट्रपिता हैं तो आपके लिए भी हैं, किसी तीसरे के लिए भी हैं, किसी चौथे के लिए भी हैं, किसी पांचवे के लिए भी हैं, यानी हम सभी के लिए हैं, हम सभी यानी सभी भारतीय के लिए। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट? गाइस लॉजिकल का मतलब समझते हैं, जो तार्किक जो आर्ग्यूमेंट, जैसे हम लोग अभी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ही तो कर रहे हैं ना, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? लॉजिक पे ही तो बात कर रहे हैं, कोई विषय को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, तो ये चल रहा है मामला। व्हाट इज द नेचर ऑफ अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट? तो यहाँ पे ऑप्शन है 4, जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड,
ट्रू और फॉल्स, वैलिड और इनवैलिड, वेरीफाइएबल और नॉट वेरीफाइएबल। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताइए कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट का नेचर क्या है, मतलब लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। इनवैलिड सर। वैलिड और अनवैलिड। सर सी। सब लोग बताएं लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कैसा होना चाहिए, कैसा हो सकता है, कैसा वैलिड होगा? और इनवैलिड। सब लोग बताइए। आपका तो मुझे लग रहा है सबका नेट ऐसे ही निकला हुआ है, इतना मतलब इतने मजबूती से बताना, इट्स नॉट इजी। ये वाला बताइएगा, इस A to F सिस्टम इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम? A और F यानी A B C D E F, तो A से F तक जो कंप्यूटर के, ये बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है? बाइनरी। बाइनरी। बाइनरी सर। बाइनरी होगा सर। हेक्सा। बाइनरी होगा। नो सर, बाइनरी डेसिमल। अच्छा 6 को क्या कहते हैं? 1 को यूनी, 2 को बाइस, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा कहते हैं ना? 6 को हेक्सा कहते हैं। यस सर। जैसे 1 को हाँ 1 को यूनी कहते हैं, 2 को बाइनरी कह सकते हैं, 3 को हम ट्राई कहते हैं, 4 को क्वाड्रा, 5 को पेंटागन और 6 को हेक्सागन, हेक्सा। तो सी वाला होगा ना, ए से एफ यानी ए बी सी डी ई एफ, यानी 6 टोटल कितने लेटर हैं? 6 लेटर है, ए बी सी डी, तो 6 लेटर के लिए 6 मतलब हेक्सा। समझ रहे हैं? बाइनरी कब होता है? जब ये मैं समझ गया आप लोग क्यों बाइनरी कह रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था यहाँ ए और एफ है, लेकिन गाइस ध्यान देखिए ये जो सिंबल है ना, ये ए टू एफ, अगर सिर्फ ए और एफ रहता तो बाइनरी होता, तो उसके लिए क्या लिखता? ए और एफ। लेकिन यहां से देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? ए से लेकर एफ प्रणाली तक, क्योंकि ये जो सिंबल है ना बीच वाला साइन, वो 2 का सिंबल है, यानी ए टू एफ, तो टोटल 6 लेटर हैं, 6 वर्ण आएंगे ना इसके बीच, ए बी सी 3, डी ई एफ 6, तो 6 मतलब हेक्सा। इज इट क्लियर? सर ये आपने एक बार बताया ना, 1 को क्या बोलेंगे, 2 को क्या बोलेंगे, एक बार ये दोबारा बताना सर। इसका मैम ये और भी है हेक्साडेसिमल वाला। मैथ्स में जब एक चैप्टर पढ़ते हैं ना सर ये, तो हेक्साडेसिमल में रेज टू द पावर 16 आती है, तो 0 to 9 तक तो सेम नंबर चलते हैं, उसके बाद में ए बी सी डी ई एफ जो होता है वो 11 12 13 14 15 16 ऐसे आता है इसमें। हाँ वो भी है मैम, और ऐसे सिंपल वे में तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे ए से लेकर एफ तक काउंट करिए, कितना लेटर है? ए बी सी 3 हो गया, डी ई एफ 3 3 6 लेटर, तो 6 लेटर मतलब 6 किसके लिए होता है? हेक्सा। 6 के लिए हम हेक्सा टर्म यूज करते हैं, तो इसलिए भी हेक्सा। 5 होता तो 5 के लिए पेंटा, है ना, 7 के लिए सेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, है ना, 9 के लिए नोना, और 10 के लिए क्या यूज करते हैं? डेका, डेकागॉन, है ना। तो ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं, कंप्यूटर में यूज होता है। एक और क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे ये भी लास्ट ईयर आया हुआ है। पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट इन अ क्लासरूम सिचुएशन आर अ बैरियर ऑफ इफेक्टिव इंटरेक्शन। गाइस पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट यानी व्यक्तिगत जो द्वंद है, पर्सनालिटी में समझते हैं गाइस, हम सभी का कोई ना कोई अपना पर्सनालिटी, अपना व्यक्तित्व तो होता है। तो जब पर्सनालिटी लेवल पे जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, खास करके क्लासरूम के अंदर, आर अ बैरियर ऑफ इफेक्टिव इंटरेक्शन, तो ये क्या है? एक तरह का यानी प्रभावशाली संचार में एक बैरियर यानी बाधा क्रिएट करता है, अगर आपका व्यक्तिगत द्वंद हो गया आपके पर्सनालिटी के साथ। दूसरा है कि इम्पर्सनल कम्युनिकेशन इज इनवेरिएबली कंसीडर्ड द बेस्ट सॉल्यूशन इन अ क्लासरूम एनवायरनमेंट। यानी कि अव्यक्तिगत, एक होता है पर्सनल, यानी जहां पे जैसे अभी मैं आपसे पर्सनली बात कर रहा हूं, इम्पर्सनल मतलब इनडायरेक्ट, यानी आपको मैंने कुछ बोला नहीं लेकिन इशारों में समझाना चीजों को। तो क्या ऐसा संचार एक अच्छा सॉल्यूशन होता है क्लासरूम के पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए, जहां पे टीचर स्टूडेंट से बात नहीं कर रहा, बस उसको अपने बॉडी लैंग्वेज से समझाने की कोशिश कर रहा है? तो बताइए क्या लग रहा है आपको, 1 और 2 में दोनों सही, दोनों गलत, या कोई एक सही? खुद से दोनों सही लग रहा है। Statement 1 is correct, but 2 is false. ए इज करेक्ट। बताइए। सर ए नंबर से सर, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 इज सही सर। देखिए पहला वाला तो गाइस सही है, क्योंकि पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट इन अ क्लासरूम सिचुएशन आर अ बैरियर ऑफ इफेक्टिव इंटरेक्शन, यानी कक्षागत स्थिति में व्यक्तिगत द्वंद प्रभावी अंतःक्रिया के लिए बाधक है। तो कक्षागत स्थिति यानी जो आपका पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं तो ऑब्वियस ही बात है गाइस कि आप जब अपने आप से लड़ोगे, आपकी लड़ाई अपने आप से, अपने पर्सनालिटी में आपका, तो ऑब्वियस ही बात है कि कम्युनिकेशन तो प्रभावित होता है। दूसरा वाला है इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, है ना, तो क्या इसको हम इनवेरिएबली कंसीडर कर सकते हैं बेस्ट सॉल्यूशन?
तो स्टेटमेंट 1 ठीक है, लेकिन दूसरा वाला बेस्ट सॉल्यूशन तो खैर नहीं हो सकता ना, क्योंकि बेस्ट सॉल्यूशन तो क्या है कि जब आप पर्सनली कम्युनिकेट करें किसी से, जब आप व्यक्तिगत संचार करते हैं, व्यक्तिगत, मैं आपसे व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, तो वहां पे फिर ज्यादा सॉल्यूशन निकलने की संभावना है। हाँ, सर तो किसी एक व्यक्ति से पर्सनली बात नहीं करना है, पूरे क्लास से बात करना, तो इम्पर्सनल ही रहना ज्यादा बेटर होगा सर। क्यों, कैसे सर? हो सकता है, आप डिफाइन करें, हो सकता है, आओ डिफाइन किसी करिए। एक किसी एक दोस्त से अगर हम पर्सनली बात करते तो हो सकता है कि उस पर हम ज्यादा ध्यान दे दें या कुछ हो जाए, और हमारा अगर स्टेटमेंट इम्पर्सनल हो, यानी हम किसी के लिए भी नहीं है लेकिन सबके लिए है, तो वैसा बेटर हो सकता है। हम्म लेकिन ये सर बेस्ट सॉल्यूशन होगा क्या? सर यहाँ पे अवैयक्तिक से तात्पर्य मतलब टीचर से है ना, कि जो किसी से बात ही ना करें। ठीक है, कोई नहीं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले। ना, इम्पर्सनल तो इनफॉर्मल हुआ ना सर, और क्लास में तो सिर्फ पर्सनली इंटरेक्ट करना होता है ना। कोई नहीं, एक बार या तो ए करेक्ट होगा या तो सी होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले करके एक बार हम लोग बात कर लेंगे इसके ऊपर। एक बार इसे रिसर्च करिए गूगल वगैरह पे, है ना। मैं वैसे क्लास के बाद फिर इसका कंफर्म बताऊंगा कि क्या है। वैसे मुझे ए लग रहा है, लेकिन सी को लेकर के भी हम एक बार मंथन करेंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बताइए, टोटल नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स इन इंडिया इज इंक्रीजिंग रैपिडली, यानी गाइस भारत में जो मोबाइल यूजर्स है ना वो बढ़ रहे हैं, लगातार संख्या बढ़ रही है। तर्क उसका दिया जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ मोबाइल इज डिक्रीजिंग, यानी इसका कारण ये है कि भैया है। हमने लास्ट के क्लास में भारतीय दर्शन पे बात करना शुरू किया था, और भारतीय दर्शन के अंदर जो 6 स्कूल्स हैं, पहले तो मैंने ये कहा था कि इसके 2 डिविजन हैं, यानी अगर आप वैदिक काल में जाएंगे या उससे उस समय पे जब भारतीय ज्ञान परंपरा या इंडियन नॉलेज सिस्टम का वो दौर था, तो उस समय पे गाइस 2 स्कूल्स हुआ करते थे। बेसिकली भारतीय यानी इंडियन फिलोसफी 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक आस्तिक स्कूल बताया आपको, एक नास्तिक स्कूल बताया। आस्तिक का मतलब जो मोटे तौर पे हम और आप जो भगवान पे विश्वास यानी गॉड के बिलीवर, और नास्तिक मतलब जो एथिस्ट हैं यानी भगवान को नहीं मानते। और अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में समझेंगे तो जो वैदिक अथॉरिटी को मानता है, जो वेदास को मानता है, जो उपनिषद को मानता है, तो उसको हम लोग आस्तिक मान सकते हैं टेक्निकली। और जो वेद को रिजेक्ट करता है, वेद के लिखे हुए बातों को नहीं मानता है, अवमानना करता है, तो उसको हम नास्तिक टेक्निकली कॉन्सिडर करते हैं। ऐसे में आस्तिक स्कूल के अंदर मैंने आपको 6 उसके और डिविजन बताए कि आस्तिक में और 6 छोटे छोटे स्कूल्स निकल करके सामने आए, चाहे वो न्याय स्कूल हो, चाहे वो वैशेषिका स्कूल हो, सांख्य स्कूल हो, योग स्कूल हो, मीमांसा स्कूल हो, वेदांता स्कूल हो। और नास्तिक स्कूल के अंदर भी गाइज मैंने आपको 3 डिवीजन बताए, जैसे चरवाक बताया या लोकायता, जिसको आप हिंदी या संस्कृत में लोकायता, इंग्लिश में मेटारियलिस्ट कहते हैं, जैनिज्म बताया, बुद्धिज्म। तो ये 3 अलग अलग डिविजन्स हुए नास्तिक के अंदर। तो नास्तिक से यहाँ मतलब गाइज ये है कि वेद को नहीं मानते। ऐसा नहीं है कि आपका आस्था ईश्वर पे नहीं है, जैसे जैन में अपना जैन का तरीका है मानने का, बुद्धिज्म में भी अपना लॉर्ड बुद्ध के प्रिंसिपल और आइडियल्स पे ये लोग चलते हैं। तो अलग अलग मान्यता सबके हैं। तो ऐसे गाइज हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन के अंदर अगर आप करीब 600 बीसी में जाएंगे या 600 एडी के आसपास या उससे पहले, तो आप पाएंगे कि ये 2 डिविजन्स उस काल से ही बड़ा ही हावी रहा है, ठीक है। तो जैसे आप लोकायता की बात करते हैं, जो मटेरियलिस्ट हैं, तो मटेरियलिस्ट का मतलब है गाइस कि जो आपको दिखता है ना, यानी मटेरियल क्या है, जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, जो आपको दिख सकता है, तो उसी पे आप विश्वास करते हो। आपको पैसा दिखता है तो आप पैसा को भगवान मानते हो। आपको खाना खाने से आपको ऊर्जा मिलता है तो आप खाना को भगवान मानते हो। कपड़ा से जो है आपको धूप बरसात से बचाता है तो घर को भगवान मानते हो। रोटी से आपका पेट, तो कहने का मतलब जो दिख रहा है, जो मटेरियल है, जो आपका पेट भर रहा है, जहां से आपको पैसा आ रहा है, तो इन चीजों पे मटेरियलिस्ट मतलब जो मटेरियल चीजों को गॉड मानते हैं, मतलब मटेरियल पे उनका विश्वास है। और जो आस्तिक होते हैं गाइस, वो कई बार क्या, जो धार्मिक चीजों में
जो नहीं दिखता है हम उस पर भी विश्वास करते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। बाकी जैनिज्म का अपना फिलॉसफी है, बुद्धिज्म का अपना फिलॉसफी है, लेकिन ये लोग वैदिक अथॉरिटी को नहीं मानते, इसलिए नास्तिक स्कूल के अंदर हम इनको कंसिडर करते हैं। बाकी हिंदू फिलॉसफी के अंदर गाइस 6 स्कूल मैंने आपको बता दिया था। वैशेषिक का जो स्थापक हैं, जो स्टैब्लिशमेंट है, वो ऋषि कनाद, न्याय स्कूल का ऋषि गौतम, योग स्कूल का पतंजलि ऋषि, सांख्य का कपिल ऋषि, वेदांता का वेद व्यास मुनि, मीमांसा का जामिनी ऋषि। तो ये अलग अलग स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, वैशेषिका, न्याय, योग, सांख्य, वेदांता, मीमांसा, है ना। तो अलग अलग आप देख सकते हैं कि ऋषि मुनियों के द्वारा इसकी स्थापना है, और सभी स्कूलों में कहीं ना कहीं बड़े लॉजिकल तरीके से, बड़े तार्किक तरीके से, वैज्ञानिक पद्धति से, साइंटिफिक प्रोसेस से पठन पाठन का कार्य जो है चलता था। साइंस ऑफ यूटिलिटी, साइंस ऑफ माया, साइंस ऑफ लॉजिक, मेडिटेशन, एलिमिनेट फिजिकल एंड मेंटल पेन एंड रिसीव लिबरेशन, है ना। सच मतलब माया मोह से ऊपर कैसे उठा जाए, जो फिजिकल पेन है, मेंटल पेन है, उन सभी चीजों से उठ करके मोक्ष की प्राप्ति, है ना, लिबरेशन कैसे मिले, तो उन चीजों के बारे में, डिवाइन नेचर ऑफ सोल, वेदास आर इटर्नल, इन सभी विषयों को लेकर के ये अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरीके से पठन पाठन का कार्य चलता था। यानी मिला जुला करके गाइस आपको कहने का मतलब ये है कि अगर आप भारतीय दर्शन यानी आज से हजारों साल पहले, 5000 साल पहले भी जाइएगा, जब ये चीजें हुआ करती थी, तो उस समय भी कितना विज्ञान के लिए जाना जाता था भारत। तो विज्ञान हमेशा से भारत में रहा है, अनुसंधान हमेशा से भारत में रहा है, खोज, शोध, रिसर्च एंड इनोवेशन, ये हमेशा से भारत का पहचान रहा है। आइडेंटिटी हमारी रिसर्च एंड इनोवेशन ही रही है। जीरो से लेकर के हीरो बनाने का काम भारत ने किया है, जीरो का खोज हम ही ने किया। और जिसके बैंक बैलेंस में जीरो जितना लगेगा वो हीरो बन जाएगा, और अगर जीरो पीछे लग गया तो भैया जीरो भी बना देगा आपको। तो भारत जीरो से हीरो बनाने, यानी हर फील्ड में आप देखेंगे कि खास करके विज्ञान, रिसर्च, इनोवेशन, इन चीजों में भारत हमेशा आगे था, इसलिए तो विश्व गुरु कहलाता था ना। तो समय के साथ इन चीजों को हम समझना या पढ़ना छोड़ दिए, तो कहीं ना कहीं हम ही अपने अस्तित्व पे प्रश्नवाचक चिन्ह कि भाई हम क्या हैं, भारत की क्या पहचान है, या भारत कैसे विश्व, मतलब अपने ही चीजों पे हम जब क्वेश्चन मार्क करने लग गए, तो ये बड़ा जरूरी है कि आप भारत देश में रहते हैं तो भारत की संस्कृति के बारे में, भारत की ज्ञान परंपरा, नॉलेज सिस्टम, यहाँ का जो दर्शन है उसको आप जाने, ताकि आप खुद भी, आपका अपने ऊपर विश्वास हो, अपने देश के ऊपर विश्वास हो, अपनी संस्कृति, अपना विज्ञान, अपना जो ज्ञान परंपरा है, उन सभी चीजों पे आपका विश्वास कायम हो, और आप दूसरों में भी विश्वास डाल सकें, जागृत कर सकें। इसी के लिए आपको ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, अलग अलग 6 स्कूल्स हैं, और सभी के अलग अलग जो फाउंडर हैं, जो मैंने आपको बता दिया, गौतम ऋषि से लेकर के और महर्षि वेद व्यास तक, सारे बीसी में फाउंडेड है। ये तो एडी चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, एडी 2023 एडी, और ये सब सोचिए इंडियन नॉलेज सिस्टम बीसी का है, बिफोर क्राइस्ट। तो यू कैन इमेजिन कि ये 4000 5000 साल पहले का है, जब हम और आप कोई नहीं थे इस दुनिया में, उस समय का ये है, कितना पूर्व है। उस समय भारत था, उस समय भारत की का विज्ञान था, भारत का अनुसंधान था, भारत का शोध था। तो ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ गाइस एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी मतलब ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी इज ऑल्सो रिलेटेड टू नॉलेज, है ना। तो एपिस्टेमोलॉजी का भी मतलब है गाइस जैसे जस्टिस, रूल, मेथड, जजमेंट, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं गाइस आपका नॉलेज यानी ज्ञान को प्राप्त करने का क्या क्या तरीका है ना, क्योंकि ज्ञान से ही विकास का रास्ता तय होता है, यानी डेवलपमेंट। तो उसके लिए भी गाइस नॉलेज एक्वायर करना, ये भारत के लिए में हमेशा से रहा है ना। यानी आपने देखा है कि ऋषि मुनि या जो भी आप उनका पोर्ट्रेल, तो बहुत ज्ञान होता था, बहुत संसाधन नहीं था हमारे पास कभी से भी, या बहुत ज्यादा संसाधनों के पीछे भारत कभी भागता भी नहीं था, है ना। भारत में हमेशा से त्याग की प्रथा रही है कि त्याग करो, तो त्याग करने करके ज्ञान को एकत्रित करना, वो यहाँ का मेन उद्देश्य हमेशा से रहता था, है ना। इसलिए ज्ञान के लिए, इसलिए यहाँ पे गुरु, विश्व गुरु इसलिए था क्योंकि यहाँ पे त्याग की भावना हमेशा से रही कि कैसे करके ज्ञान की प्राप्ति करो, कैसे करके नॉलेज एक्वायर करो, और नॉलेज के माध्यम से पूरे विश्व को लिबरेट करो, पूरे विश्व को प्रकाशित करो। इसके साथ साथ गाइस अगर आप यहाँ पे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो हिंदू धर्म में 6 प्रमाणों को माना गया है सही ज्ञान और सत्य के साधनों के रूप में, यानी मीन्स ऑफ नॉलेज जिसको आप बोलते हो। मीन्स ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है गाइस, ज्ञान प्राप्ति का साधन।
तो ज्ञान प्राप्ति के साधन के तौर पे, जैसे हमको नॉलेज है, आपको नॉलेज है, तो हमारे में जो भी बोध है, हमारे में जो भी समझ है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, वो कहीं ना कहीं इन 6 तरीकों से है जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग इन 6 चीजों को स्वीकृति प्राप्त है। जिसमें पहला है आपका प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष मतलब जिसको आप देख रहे हो। आपने मुझे देखा तब ना आप जानते हो कि हाँ भाई ये राहुल सर है, ये देखने में ऐसे। अगर आप मुझे कहीं दूर भी देख लोगे ना तो आप मेरे को पहचान लोगे, हाँ भाई इनको मैं जानती हूँ। और जिसको मान लीजिए आपने देखा नहीं तो उसको मैं आप बोलूंगा कि हाँ भाई बताना वो कैसा है, बाई लुक या किस तरीके से, क्या व्यक्ति। तो जिसका बोध आपको है आप उसी के बारे में ना दावा करेंगे। आपने गांधी को देखा नहीं लेकिन गांधी के बारे में पढ़ा है, इसलिए गांधी के बारे में आप दावा करते हैं। आपने सुभाष चंद्र बोस को देखा नहीं लेकिन उनके बारे में पढ़ा है, उनका साक्षात्कार देखा है, मूवीज तो उनको हाँ भाई वो ऐसे व्यक्ति थे। बट जिनके बारे में आपने कभी पढ़ा नहीं, जिनको कभी देखा नहीं, जिनको कभी सुना नहीं, जिसका कभी एहसास नहीं किया, तो उसका थोड़ी ना ज्ञान आपको होगा। तो परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष, जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो आपने देखा है, सुना है, महसूस किया है, टच किया है। तो दुनिया में जितनी चीजें हैं गाइस, जो भी आपको ज्ञान है वो सब वही है जो आपने कभी ना कभी सुना है, कभी ना कभी पढ़ा है, कभी ना कभी देखा है। जैसे मान लीजिए कि एक चैप्टर है फिजिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स, क्लास 12th में एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। अब मान लीजिए गाइस कि आप में से किसी ने थर्मोडायनेमिक्स कभी पढ़ा नहीं, कभी नाम भी नहीं सुना, कभी जाना नहीं, कभी एहसास, तो भैया मैं पूछूंगा कि थर्मोडायनेमिक्स पे 10 मिनट कुछ बोलो, तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा सर नहीं पता मुझे, मैं नहीं जानती। मान लीजिए मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में, क्लास 12th में, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। अब आपने कभी वो चैप्टर पढ़ा नहीं, कभी उसके बारे में सुना नहीं, कभी उसका साक्षात्कार उससे हुआ नहीं, तो मैं बोलूंगा कि मैट्रिसेस मुझे पढ़ाओ, तो कहां से आप पढ़ाओगे? नहीं पढ़ा पाओगे। तो प्रत्यक्ष यही कहता है, प्रत्यक्ष कहता है कि जिसको आपने देखा, जिसका एहसास किया, जिसको टच किया। मान लीजिए कोई डिश है, राजस्थानी डिश है ढुकलू। अब ढुकलू आपने कभी खाया नहीं, कभी सुना नहीं, तो कैसे आप ढुकलू के बारे में बताओगे कि उसका स्वाद मीठा होता है कि खट्टा होता है कि नमकीन होता है या क्या होता है? आप नहीं बता सकते कोई दावा पे। तो प्रत्यक्ष, तो भाई ये प्रत्यक्ष तो अपने आप में साइंस है, क्योंकि साइंस तो उसी को मानता है जो दिखता है, जिसके बारे में आप साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हो, जिसके बारे में आप क्लेम एविडेंस दे सकते हो, उसी को साइंस मानता है। बाकी चीजों को साइंस बरगलाता है, नहीं मानता। तो पहला प्रत्यक्ष, ज्ञान प्राप्ति का पहला साधन बोला गया। दूसरा साधन बोला गया अनुमान करके। अनुमान मतलब गेस, इन्फरेंस, अनुमान। जैसे मान लीजिएगा कि आज पूरे बादल जो है ना वो काले हैं, घने बादल हैं सुबह से, तो इतना अनुभव मुझे हो गया है अब तक के जीवन काल में कि मैंने काले बादल को देख के बोल दिया कि यार आज ना धूप तो नहीं आएगा, आज मौसम ऑलमोस्ट ऐसा ही रहेगा, सुहावना रहेगा या बादल वाला पूरा रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक के जीवन काल में मैंने ऐसे देखा है कि जब घना बादल होता है तो धूप नहीं आता। तो गाइस हमारे जीवन में कई सारी चीजों को ना हम गेस करके यानी अनुमान लगा के सीख लेते हैं। मान लीजिए कि आपको पता है भैया 9:30 पे हमारा क्लास होता है और करीब करीब 8:30 से 9 के बीच आपको क्लास के लिंक की प्राप्ति हो जाती है। किसी दिन मान लीजिए 9:45 हो गया, आपको क्लास का लिंक नहीं मिला, तो भले ही मैं आपको न बताऊं कि नो क्लास टुडे, लेकिन फिर भी आप इस चीज का ज्ञान प्राप्त कर लोगे कि आज क्लास नहीं होगा। ऐसा होता है ना, ऐसा हम गेस कर लेते हैं ना कि 9:30 का क्लास है लेकिन 9:45 तक भी लिंक नहीं आया, तो आप समझ जाते हो, आपको बोध हो जाता है आज क्लास नहीं होगा। तो ये क्या ज्ञान नहीं है? यानी आपको मैंने बताया नहीं लेकिन फिर भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मान लीजिए आपके घर पे कोई व्यक्ति हर दिन आता है, उसका आने का समय 5 बजे है, हर दिन आता है, धूप बरसात हर दिन, आज वो 6 बज गया नहीं आया, इसका मतलब शायद नहीं आएगा। तो गाइस हम अनुमान अपने जीवन में कई तरह के ऐसे अनुमान करके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और बहुतायत संख्या में, यानी हमारे पास जो भी नॉलेज है वो ज्यादातर हम अनुमान के माध्यम से ही करते हैं। तीसरा है गाइस उपमान। उपमान का मतलब क्या होता है गाइस? कंपैरिजन एंड एनालॉजी। कंपैरिजन करके गाइस, जैसे मान लीजिए कि आपने दो चीजों के बीच कंपैरिजन किया है ना, अलग अलग चीजों के बारे में, जैसे ठंड के बीच में या गर्म, तो अलग अलग मौसम है, अलग अलग स्वाद है या अलग अलग संस्कृति है। तो जब दो संस्कृति के बीच आप कंपैरिजन करते हैं तो कुछ नया ज्ञान आपको मिल जाता है। दो अलग अलग देश के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो एक नया ज्ञान कुछ मिल जाता है आपको। तो कंपैरिजन, और दूसरा एनालॉजी यानी रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस गाइस, जैसे मान लो कि मैं पेन से लिखता हूं, मेरे पास लिंक स्मार्ट जेल है, या मान लीजिए किसी कंपनी का कलम मेरे पास है,
तो गाइज आप मान लो किसी भी कंपनी का पेन लाओगे, वो काम तो लिखने का ही करेगा ना, क्योंकि वो पेन है। तो पेन जैसा जितना इस दुनिया में जितना ऑब्जेक्ट पेन के समान है, उसका काम तो लिखने का ही है। भले ही वो 1000 का हो चाहे 5 रुपए का पेन हो, काम तो लिखने का ही है। तलवार कितना भी सुंदर हो, तलवार छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका काम क्या है ना, काम क्या है उसका, किसी को खत्म करने का। तो हर एक चीज का गाइज अपना एक फिजिकल या मान लीजिए केमिकल या कोई ऐसा ट्रेड प्रॉपर्टी होता है। तो उपमान, रिजेम्बलेंस, एनालॉग, तो ऐसा करके भी हम चीजों को, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। आपको इंसान के बारे में पता है कि इंसान का 2 आंख होता है, 2 हाथ होता है, 2 पैर होता है, 2 कान होता है, सर पे बाल होता है, तो ये पता है आपको। तो ऐसे में गाइज आपको पूछा जाए कि श्याम एक इंसान है, उसके बारे में बताओ कि वो उसके पास क्या क्या है, तो आप बता दोगे 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, नाक, ये है। तो एनालॉगी यानी कोरिलेट करके भी हम चीजों को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को। चौथा शब्द, शब्द, शब्द प्रमाण। शब्द का मतलब क्या है गाइज, ये तो देखो एकदम बेस है। शब्द मतलब वर्ड, वर्ड। गाइज आप इमेजिन करो कि हमारे पास अगर अल्फाबेट नहीं होता, हमारे पास लेटर्स नहीं होते, वर्ण नहीं होता, वर्णमाला नहीं होता, तो हम क्या वाक्य बना पाते, क्या हम शब्द बना पाते, क्या हम किताब लिख पाते, क्या हम आपको पढ़ा, मतलब कुछ हो पाता क्या, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो पाता क्या, नहीं हो पाता। तो शब्द तो बेस है, शब्द तो आधार है, फंडामेंटल है, तो शब्द। और दूसरी बात गाइस, शब्द प्रमाण ये कहता है कि जितना ज्यादा शब्द का आपके पास टेस्टिमोनी होगा, जैसे मान लीजिए बैंक में आपके पास जितना पैसा है, आप उतना खर्च करने की इच्छा या करने का वो रखते हो। तो बैंक में जिसके पास जितना पैसा है वो उतना खर्च कर सकता है, बैंक में जिसके पास पैसा है ही नहीं, वो खर्च क्या करेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए गाइस, हमारे जीवन में हमारे पास वर्ड का स्टॉक ही नहीं है। मान लीजिए कि आपको इनफिल्ट्रेशन का मतलब नहीं पता, जैसे एक शब्द है इंग्लिश में इनफिल्ट्रेशन या इंट्रीग, ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको नहीं पता। मैं आपको कितना भी बोलूं इंट्रीग क्या होता है, आप बोलोगे सर मुझे नहीं पता। तो शब्द, शब्द मतलब कि अपने वर्ड स्टॉक को हमेशा बढ़ाइए। जितना वर्ड स्टॉक आपके पास होगा, उतने जटिल से जटिल चीजों को भी आप समझ पाएंगे। और अगर आपके पास वर्ड स्टॉक नहीं होगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे मान लो आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता और मैं आपके सामने इंग्लिश न्यूज़पेपर रख दूं और बताऊं ये पढ़ करके बताओ क्या मतलब है, आप नहीं बता पाओगे। लेकिन मान लीजिए आपको इंग्लिश आता है, तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया भी रखूंगा, पढ़ करके बता दोगे हाँ भैया इसका ये मीनिंग है, कहानी खत्म। तो शब्द प्रमाण, शब्द गाइज एक बेस है। अर्थपत्ति मतलब गाइज, अर्थपत्ति मतलब बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और सर्कमस्टांसेस, यानी परिस्थिति के आधार पे अर्थपत्ति। यानी गाइज हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है ना कि हम दूसरों को देख करके, मान लीजिए गाइज कि आप लोग घर में 2 भाई बहन हैं, ठीक है जी, और आपको पता करना है कि पेरेंट्स का मूड क्या है। आपने अपने छोटे भाई को सिखा दिया कि हाँ भाई जाओ पेरेंट्स से ये चीज मांगो, और वो गया मांगने, वो पीट करके आ गया, तो आप क्या समझ लिए, आप समझ गए कि आज पेरेंट्स का मूड खराब है, मुझे जो मांगना है उसको पोस्टपोन करो, कल मांगेंगे, नहीं तो मैं भी पीटूंगी। तो अर्थपत्ति का मतलब है गाइस कि हमारे आसपास, हमारे दुनिया समाज में जो चीजें, मान लीजिए कि आपके मित्र के साथ हुआ, मान लीजिए कि मेरे जीवन में मेरा जो अनुभव रहा वो मैंने आपको साझा किया ना, तो आप ये देखेंगे कि सर के साथ ये हुआ, तो चलो मैं ऐसा करती, हो सकता है मेरे साथ भी ऐसा हो। या मान लीजिए गाइस मेरे जीवन का कोई बुरा अनुभव मैं आपके साथ साझा करता हूँ कि यार पता है ऐसे ऐसे मैं गया, ऐसे मेरे साथ हुआ, ऐसे मैंने किया, तो हो सकता है वो चीज आपके जीवन में कभी आपको काम आ जाए। आप भी वैसे कभी फंसोगे तो आपको भी वो कभी काम आ जाएगा कि यार उनके साथ ऐसा हुआ था तो उन्होंने ये किया था इससे निकलने के लिए, तो मैं भी ऐसा करके मैं भी निकल गई। तो अर्थपत्ति, अर्थपत्ति मतलब डेरिवेशन फ्रॉम सर्कमस्टांसेस। आप गाइज कई बार ऐसा होता है ना, मान लीजिए कि आप स्कूल जा रहे हैं और स्कूल जाते वक्त आपको देर हो रहा है, तो आप यू कैन से घर से और पहले निकलने लग जाता कि आपको देर ना हो। तो सरकमस्टांस यानी गाइस जो परिस्थिति होती है ना, उसको देखकर, अपने पे नहीं, कभी सामने वालों की परिस्थिति को देखकर, मान लिया आपके साथ का कोई व्यक्ति है जो आपसे 10 साल बड़ा है, ठीक है जी, और वो जब आपके एज ग्रुप का था तो वो क्या करता था, मगजमारी करता था, यानी पढ़ाई नहीं करता था, अपने लाइफ को सीरियस नहीं लेता था, इधर उधर घूमता रहता था, खेलता रहता था, गाना सुनता रहता था। और आज के टाइम में वो क्या कर रहा है, वो नौकरी मांगते फिर रहा है, और वो आपसे 10 साल बड़ा है या बड़ी है। ऐसे में आप गाइस उनके परिस्थिति को देख के समझ सकते हो कि यार मैं आज इनसे 10 साल, मेरा ये एज ग्रुप है, और मैं आज मैं वही काम कर रही हूँ, तो पक्का है कि 10 साल बाद मैं भी इन्हीं के आसपास रहूंगी या इन्हीं के आसपास रहूंगा। आप समझ रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जरूरी नहीं है कि भैया खुद का हाथ आग में डाल करके, खुद का हाथ जला करके, ये सीखना जरूरी नहीं है कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है।
मान लीजिए कि आपके मित्र ने आग में हाथ डाला और उसका हाथ जल गया, तो समझ जाओ कि हाँ भैया, आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है। जरूरी नहीं है कि आप गलती करके ही सीखो, दूसरे के गलतियों से भी सीख लो, कि दूसरे ने गलती कर दिया तो समझ जाओ ये आपको नहीं करना जी, करोगे तो आपके साथ भी वही होगा। तो अर्थपत्ति ये भी हमारे को बहुत आसानी से, इसके माध्यम से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आप देखते हैं ना, आप अपने आसपास लोगों से इंस्पायर्ड होते हैं कि भाई उसने ऐसा किया, ऐसा हो गया, चलो मैं भी ऐसा करती हूँ, तो आपको आपके साथ भी वैसा हो जाएगा। तो जिसको फॉलो करोगे वैसे हो जाओगे। अगर आप किसी अच्छे को फॉलो कर रहे हो तो अच्छे हो जाओगे, किसी बुरे को फॉलो कर रहे हो बुरे हो जाओगे, समय के साथ वैसे बन जाओगे। और लास्ट है गाइस अनुपलब्धि। अनुपलब्धि मतलब क्या है गाइस? एब्सेंस, नॉन परसेप्शन, नेगेटिव और कोग्निटिव प्रूफ। यानी गाइस अनुपलब्धि का मतलब क्या है जानते हैं? इसका मतलब मान लीजिए कि जो आपके पास नहीं है उसका बोध। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें नहीं होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा चीज है जो आपके पास वाले व्यक्ति के पास है लेकिन आपके पास नहीं है। तो जिसके पास जो चीज नहीं होता है ना, उसको उस चीज का बहुत बोध होता है। मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है, कोई गरीब है, किसी के पास कोई संसाधन नहीं है, तो उसको उस चीज का बोध है, उसको पता है उसका क्या कीमत है। आपके पास मान लीजिए वो चीजें हैं, आपको उसका बोध नहीं हुआ, आप लगे ठीक है भाई ऐसे ही। मान लीजिए कि किसी किसी के जीवन में किसी के पेरेंट्स नहीं है, कोई अनाथ बच्चा है, तो जो ऑर्फन बच्चा है उसको पता है कि पेरेंट्स का क्या वैल्यू है लाइफ में। जो ऑर्फन है उससे जाके कभी पूछिएगा कि पेरेंट्स का क्या वैल्यू, तो बताएगा आपको। लेकिन आपके पास मान लीजिए माता पिता दोनों है, तो आपको कई बार है ना, आपको लगता है ठीक है भाई सबके पास है, मेरे पास क्या हो गया, बहुत ज्यादा परेशान मत करो। तो कहने का मेरा मतलब है इसकी नेगेटिव यानी यू कैन से अनुपलब्धि। हमारे जीवन में जो चीज आपके पास नहीं होगा ना, तो उसके नहीं होने का बोध आपको रहेगा कि ये नहीं होता है तो, और जो चीज है उसका, मान लीजिए जो चीज आपके पास, उसका कीमत आपको समझ कई बार नहीं आता है, क्योंकि वो चीज है आपके पास, आपको ठीक है भाई ऐसे ही तो होता है। पर जिसके पास नहीं है, जिसके पास कोई चीज नहीं है, उससे जाके पूछिए कि कैसा फील होता है, तो बताएगा कि उसको कैसा फील होता है। आपको वो फील नहीं हो सकता, क्योंकि वो संसाधन आपके पास है, वो वस्तु आपके पास है, वो व्यक्ति आपके पास है, वो परिस्थिति आपके पास है। तो ये अनुपलब्धि, तो गाइस अनुपलब्धि इसलिए देखते हो वैसे लोग गाइस जिन्होंने अपने लाइफ में बड़ी हार्डशिप्स फेस किए हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत हार्डशिप फेस किए हैं, उसको देखना वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है, इकोनॉमिक यू कैन से मेंटली साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होता है इन कंपेयर टू दोज पीपल जिसके पास बहुत कुछ है पहले से। क्योंकि जिनके पास बहुत कुछ है उनको उस चीज का बोध होने में बहुत टाइम लग जाता है, पर जिसके पास नहीं है उसको बोध है कि भैया मेरे पास ये नहीं है, नहीं करूंगा तो और पता लगा कि सत्यानाश हो जाएगा। तो किसी चीज का ना होना वो आपको बहुत कहते हैं ना फ्री में ज्ञान दे देगा आपको। जो बच्चा मान लो गरीब है, जिसके पास खाने का वो 2 वक्त का रोटी नहीं, रहने के लिए घर नहीं, तो उससे जाके पूछो गरीबी क्या होता है, उसको पढ़ाने का जरूरत नहीं पड़ेगा इकोनॉमिक्स में कि व्हाट इज पॉवर्टी, वो बता देगा आपको बिना बिना पढ़े लिखे कि मैडम पॉवर्टी क्या है। पर जिसके पास धन है उसको पॉवर्टी पढ़ाना पड़ेगा कि भैया पॉवर्टी ये होता है, इसकी ये परिभाषा है, इसके ये एस्पेक्ट्स हैं। तो अनुपलब्धि यानी गाइस नॉन कोग्निशन, या आप कह सकते हो एब्सेंस। तो जीवन में जिस चीज का एब्सेंस होगा उसका बोध आपको ऑटोमेटिकली प्राकृतिक तरीके से हो जाता है। तो ये 6 ज्ञान प्राप्ति के साधन है। मान लीजिए क्या इसकी, अगर आप भारतीय ज्ञान परंपरा को देखेंगे तो मैंने आपको एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में भी बताया था कि 5 वर्ष का होने के बाद उपनयन संस्कार होकर के, चाहे आप राजा के घर के हैं चाहे रंक के घर के हैं, चाहे आप मान लीजिए किसी के भी घर के व्यक्ति, आपको मान लीजिए गुरुकुल जाना ही पड़ता था। राम भी गए, दुर्योधन भी गए, श्री कृष्ण भी गए, और जो है आपका अर्जुन भी गया, राजघराने का भी बच्चा गया और गरीब घर का हर तरह का बच्चा गुरुकुल जाता था। तो ये क्या बोध करा? इसका मतलब कि आपको आपके माता पिता से दूर रखा जाता था, आपको अपने राजमहल से दूर रखा जाता था, गांव यू कैन से गुरुकुल में यानी कोलाहल से दूर, जंगल के बीच। और चाहे आप राजकुमार हो चाहे आप कोई भी कुमार हो, आपको लकड़ी काट के लाना, खाना बनाना, गुरु जी की सेवा करना, गुरु माँ का सेवा करना, सबके लिए व्यवस्था करना, भिक्षाटन करना, चाहे आप कुछ भी हैं आपको करना पड़ेगा। और वो 10 साल 12 साल आप गुरुकुल में रहते थे, सारे सुख सुविधा से दूर। तो आपको, क्योंकि आपको ये तो पता था जी आगे चल के ये राजा बनेगा, राजकुमार बनेगा, लेकिन उसको राजा बनने से पहले 10 साल गुरुकुल में रहना पड़ता था, ताकि वो हर चीज को समझ सके कि संघर्ष क्या होता है, कठिनाई क्या होती है। कभी मान लीजिए गुरुकुल में खाना भी नहीं मिला, कभी बारिश हो गई तो खाना नहीं बना तो भूखे भी सोना पड़ता था, कभी भिक्षा नहीं मिला तो भूखे भी सोना पड़ता था, चाहे राजा राजकुमार ही क्यों ना हो। तो वो जो 10 साल 12 साल जो हार्डशिप आप फेस करते थे वो आपको स्ट्रांग बनाता था, वो आपको स्ट्रांग बनाता था, यानी अनुपलब्धि इस चीज का बोध कराता था।
तब जाकर के आप वो राजा बनते थे, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप में आती थी। तो ये पद्धति भारत में रही, भारतीय ज्ञान परंपरा में रही, जिससे कि आपको मानसिक रूप से और सोशली, सामाजिक हर स्तर पे स्ट्रॉन्ग बन करके एक मजबूत व्यक्तित्व बन करके आपका सामने आना, निखरना, इन चीजों पे भारतीय ज्ञान परंपरा में और हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग इन 6 चीजों को मीन्स ऑफ नॉलेज के तौर पे देखा गया है। यानी ये 6 के 6 आप देख सकते हैं कि साइंटिफिक है, वैज्ञानिक पद्धति से ओतप्रोत है, भरा हुआ है, पूरा विज्ञान भरा हुआ है, पूरा लॉजिक भरा हुआ है, पूरा रीजन भरा हुआ है, बिना रीजन के कुछ है ही नहीं। पहला है प्रत्यक्ष, यानी कहता है, साफ कहता है जी आपको मैंने देखा नहीं तो मैं आपको नहीं जानता, मैंने आपको टेस्ट नहीं किया, मैंने आपको अनुभव नहीं किया तो मैं आपको नहीं जानता। तो प्रत्यक्ष पूरा विज्ञान है, यानी आपको मैं देखा मतलब मेरा आपके पास है डेटा, तो मैं आपके बारे में ऑब्जर्वेशन। फिर अनुमान, उपमान यानी कंपैरिजन है। फिर आपका अनुपलब्धि, अर्थापत्ति और एब्सेंस, जो आपका अनुपलब्धि जो है, शब्द, ये 6 तरीके हैं ज्ञान प्राप्त। सारे साइंस, सारे साइंटिफिक है, कोई ऐसा नहीं है जिसको आप सुपरस्टिशन से जोड़ पाएंगे किसी भी स्थिति में। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा हजारों 5000 साल पहले ऐसी बातें करता था, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो आज के क्लास में इतना ही गाइस। आज मैंने भारतीय दर्शन का आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि इंडियन नॉलेज सिस्टम और इंडियन फिलॉसफी में क्या बेस या क्या मौलिक तत्व हैं जिसको हमें समझना है। इससे क्वेश्चन भी आता है, जो आज मैंने पढ़ाया इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा आपका, कि उपमान क्या है, अनुमान क्या है, अर्थापत्ति क्या है, डेफिनेशन से प्रश्न आता है, ध्यान में रखिएगा। बाकी पीवाईक्यू हम लोग हर दिन कर रहे हैं, तो आपको इससे एक ना एक दिन वास्ता यू कैन से मिल ही जाएगा आपको। एक क्वेश्चन अभी करवाऊंगा मैं, है ना। बाकी आप अपने लेवल पे भी रिवीजन यानी पुनरावृत्ति जरूर करते रहें। तो आप एमए में है ये टॉपिक, हाँ संस्कृत में तो होगा ही। संस्कृत का तो ये एबीसीडी है, जो एबीसीडी है संस्कृत का, तो ये तो आप लोग पढ़े ही है। बाकी नेट में थोड़ा बेस है, तो पढ़ना है आपको। बहुत बेसिक टॉपिक है आप लोगों के लिए, संस्कृत के स्टूडेंट के लिए तो ये ठीक है। बाकी किसी को कोई डाउट है गाइस तो प्लीज पूछें। फ्रॉम माई साइड दैट्स ऑल। चलिए ठीक है गाइस। तो आप एक तो जो मैं करा रहा हूं उसको आप साथ के साथ करिए। ये टॉपिक बहुत हार्ड है। अभी जो मैंने पढ़ाया आपको हार्ड लगा क्या अरुणा जी? जो अभी मैंने आपको बताया आपको क्या हार्ड लगा? नहीं। तो ये इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? प्री कॉन्सेप्ट नोशन, प्री कॉन्सेप्ट आइडिया, यानी पूर्वाग्रह। हार्ड क्यों है? क्योंकि किसी ने बोला। हार्ड क्यों है? क्योंकि सामने वाले ने बोला कि पता है इंडियन नॉलेज सिस्टम बड़ा टफ है यार, इंडियन क्यों बोला? क्योंकि उसने कभी पढ़ा ही नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूं, यही तो है ना पहला पॉइंट, परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष अनुमान। समझ रहे हैं? जो पहला नॉलेज सिस्टम है, प्रत्यक्ष मतलब कि कोई क्या कह रहा है उसको उस पर मत जाइए, आप उसका बोध करिए पहले। जैसे मैं अभी आपको भारतीय ज्ञान परंपरा पढ़ा रहा हूं, तो आप इसको पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप जजमेंट करिएगा कि इज इट टफ और इजी। किसी और ने कहा, किसी तीसरे ने पक्का कहा ही होगा, क्योंकि ऐसा होता ही है कि पता है वो